नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज़ में। सहकारिता और इस सहकारिता में आती है ग्राम सेवा सहकारी समितियां। इन सहकारी समितियों के कर्मचारियों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, चाहे वो सहकारिता विभाग द्वारा हो या इन सरकारों द्वारा। इन सहकारी कर्मचारियों के साथ तो भेदभाव ही होना है। वहीं दूसरी ओर भीलवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा हमीरगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति हमीरगढ़ के व्यवस्थापक रवि आचार्य की तो यहाँ के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक और विभाग दोनों ही नहीं सुन रहे। अगर आपने अभी तक डीआरटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कहने को तो रवि आचार्य के नाम से सारा कामकाज समिति में चल रहा है, लेकिन लेन देन और समिति की बात करें तो कैलाश चंद्र मंडोवरा समिति छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ जहां बेचारे समितियों के कर्मचारियों की कोई सुनने वाला नहीं है, वहीं दूसरी ओर हमीरगढ़ सहकारी समिति के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक कैलाश चंद्र मंडोवरा द्वारा सहकारिता विभाग के नियम कायदों को ताक पर रखकर 2011 से लगातार सहकारी समिति में अपने पैर जमाए बैठे हैं। हमीरगढ़ सहकारी समिति के अध्यक्ष जगदीश चंद्र टेलर ने दिवाकर राजस्थान टाइम्स की टीम के प्रेम सूडिया से बातचीत में बताया कि व्यवस्थापक कैलाश चंद्र मंडोवरा को 2011 में ही सेवानिवृत्त हो जाना था, लेकिन मंडोवरा द्वारा मनमाने तरीके से हर 2 वर्ष बाद 2-2 वर्ष का अतिरिक्त समय बढ़ाकर 2015 तक सहकारी समिति में जमे रहे। टेलर ने बताया कि काफ़ी दबाव देने के बाद कैलाश चंद्र मंडोवरा विगत 30 मई 2015 में हमीरगढ़ सहकारी समिति से सेवानिवृत्त हुए, या कह सकते हैं कि उन्होंने समिति का मोह छोड़ा। उन्होंने बताया कि कैलाश चंद्र मंडोवरा सिर्फ नाम के ही सेवानिवृत्त हुए हैं, हकीकत में तो वो समिति को छोड़ना ही नहीं चाहते। श्री टेलर से बातचीत में उन्होंने बताया कि इसकी लिखित शिकायत हमने कई बार भीलवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव को दी, लेकिन हमारी तो शायद इस सहकारिता विभाग में जैसे कोई सुनने वाला ही नहीं है। श्री टेलर से बातचीत में उन्होंने बताया कि जब हमारी सहकारी समिति में काम कर रहे वर्तमान व्यवस्थापक रवि आचार्य के नाम से ही बैंक की टोटल आईडी और बैंक के टोटल कामकाज हो रहे हैं, तो सेवानिवृत्त व्यवस्थापक द्वारा रवि आचार्य को लेन देन का अधिकार एवं सहकारी समिति का चार्ज क्यों नहीं दिया जा रहा है। जगदीश चंद्र टेलर ने बताया कि जब मैं समिति का अध्यक्ष नियुक्त हुआ तो समस्त बोर्ड सदस्यों के कहने पर व्यवस्थापक कैलाश चंद्र से समिति का लेखा जोखा मांगा गया, तो व्यवस्थापक कैलाश चंद्र द्वारा एक लिखित पत्र जारी किया गया कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए। श्री टेलर ने बताया कि जितने दिन कैलाश चंद्र मंडोवरा ने काम किया ठीक है, उसके बाद घर जाते जाते समिति का सारा रिकॉर्ड तक अपने साथ अपने घर ले गए, जो आज दिन तक उनके पास ही है। श्री टेलर ने बताया कि अगर समिति का हिसाब मांगने से पूर्व व्यवस्थापक कैलाश चंद्र मंडोवरा प्रताड़ित हो रहे हैं तो फिर हमें सिर्फ ये तो बता दें कि हम हिसाब किताब किससे मांगें, क्योंकि उनका तो हिसाब मांगने से मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। इसकी पुष्टि करने हम हमीरगढ़ सहकारी समिति के अध्यक्ष जगदीश चंद्र टेलर के पास पहुंचे और उनसे क्या बातचीत हुई, सुनिए उनकी जुबानी। जगदीश चंद्र टेलर, सहकारी समिति चेयरमैन हमीरगढ़। 6 दिसंबर 2022 को जब हमने 23 को 4 संभाला, 22 को 4 संभालने के बाद हमने यहाँ की व्यवस्था देखी और पूर्व व्यवस्थापक श्री कैलाश सिंह मंडोवरा से पूरे हिसाब के लिए लेन देन लाभ हानि के बारे में पूछा, तो उन्होंने कुछ बताने के बजाय उन्होंने और उल्टे आरोप लगाने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, मानवाधिकार की धमकी देने लगे। हमने सिर्फ इतना पूछा कि जो एफडी थी वो एफडी कहाँ गई, पैसा कहाँ लगा, तो केवल यही बताते रहे कि कागज़ों में है, कागज़ों में है, कागज़ों में चेक कर लीजिए। ना एफडी के पैसों का पता है, ना लेन देन के बारे में बताते हैं, और 40 लाख रुपए का घाटा सहकारी समिति हमीरगढ़ शाखा में बता रहे हैं। जब जब भी उनको मीटिंग में या किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो मानहानि का या मानवाधिकार की धमकी देते हैं। हमने 30 सितंबर 23 को जब मीटिंग रखी, जिसमें वर्तमान जो व्यवस्थापक रवि आचार्य है उनको कार्यभार सौंपने के लिए कहा, तो मानवाधिकार की धमकी देते हुए उठ के चले गए। हमने जब उनको नोटिस के जवाब के बारे में कहा तो भी जवाब नहीं दिया, और मानवाधिकार के अलावा कोई ही कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। केवल मानवाधिकार की ही धमकी दी जाती है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या सहकारी समितियों के बारे में जानकारी लेना या लाभ हानि के बारे में पूछना, क्या ये नुकसानदायक है?
ये किसानों के हित में बात करना अध्यक्ष के लिए सही है या गलत है। इस बारे में जब हमने बोर्ड के मीटिंग लेके और प्रस्ताव की कॉपी एमडी साहब को दी और चार्ज के बारे में बात की, तो एमडी साहब भी टाल मटोल करते रहे और ये कहते रहे कि जो भी डिसीजन लेगा सहकारी समिति बोर्ड ही लेगा, और बोर्ड के जो भी डिसीजन लिया जाता उसकी कॉपी को भी वो मान्य नहीं करते। तो फिर बोर्ड का होना या न होना क्या है? जब पावर होते हुए पावरलेस बना रखा है और एमडी के पास पावर नहीं होते हुए भी उनको फुल पावर दे रखा है, यानी कि उनको पावरफुल बना रखा है, और ना ही नए व्यवस्थापक को चार्ज दिया जाता है और ना ही पुराने व्यवस्थापक से चार्ज के बारे में बात की जाती है, तो समितियों को कैसे चलाया जाए? ना तो समितियों के हमारे पास कोई अलग से बजट आता सरकार की तरफ से, और ना ही जो यहाँ किराए पे हमारे पास अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ज़मीन है, दुकानें हैं किराए की, उनके बारे में जब किराए के इसके बारे में पूछा जाता तो वो भी लॉस ही है, लॉस ही बताया जाता है। जबकि पूर्व व्यवस्थापक जो कि दुकानों का किराया मार्च से मार्च 1 साल का इकट्ठा लेते हैं, मगर हमारे हिसाब मांगने पर बीच में 30 सितंबर को ये कहते हुए दुकानदारों से किराया ले लिया कि मुझे आवश्यकता है और मुझे दे दिया जाए किराया, जबकि 30 सितंबर को वो हमीरगढ़ में थे ही नहीं, हमीरगढ़ से दूर 700 किलोमीटर दूर बड़ौदा में किसी फंक्शन में सामाजिक कार्यक्रम में थे। तो दोनों जगह होते हुए वो व्यक्ति हमीरगढ़ में कैसे रसीद काट सकता है और दूसरी तरफ बड़ौदा में कैसे फंक्शन अटेंड कर सकता है? इसके बारे में भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही कुछ बताते हैं। अगर आप इतने सही ढंग से काम कर रहे हैं तो फिर 30 सितंबर को रसीद काटने की आपको आवश्यकता कहाँ पड़ी? इस बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही कुछ बताया, और ना ही यहाँ समिति में आते हैं केवल और केवल चेक पावर उनके पास, इसके अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं है। 6 दिसंबर के बाद हमने जब जनवरी 2023 में कार्यभार संभालने के बाद उनको पावरलेस कर दिया, किसी प्रकार का कोई पावर नहीं, मगर एमडी साहब ने चेक पावर उन्हीं के पास रखे हुए हैं। ये एक तरह से एमडी साहब की पूरी और पूरी हठधर्मिता है, मन मर्जी है, मनमानी है, कहीं न कहीं इसमें घोटाले हैं, इसीलिए वो उनको हटाना नहीं चाहते हैं और नहीं वो हटना चाहते हैं। अगर सही है तो हिसाब देने में और हटने में कहाँ दिक्कत आ रही, जब उनकी उम्र 65 साल से हट के और 70 साल हो चुकी है। जब उनका ओरिजिनल रिटायरमेंट समय 2011 था, प्रस्ताव लेके 13 तक किया, 2 साल बढ़ाया, फिर प्रस्ताव लेके 2 साल बढ़ा के और 2015 में रिटायरमेंट हुए। उसके सिर्फ 1 महीने बाद चार्ज दूसरों को दिया और 1 महीने बाद फिर उन्होंने चार्ज ले लिया, और तब से लेके अब तक फर्श से अर्श तक इन्होंने समितियों को पहुँचा दिया है। ना तो यहाँ कोई पैसों का लेन देन हो रहा है, ना यहाँ केवल घाटे के अलावा कुछ नहीं है। आज हमारी स्थिति ये है कि खाद खरीदने के लिए हमको पैसा उधार लेके और समितियाँ चलानी पड़ रही है। समिति को केवल किसानों के हित को देखते हुए महंगे ब्याज पे निजी तौर पर पैसे लेके समितियाँ चला रहे हैं। कैसे समितियाँ चलाए? सरकार से और कृषि मंत्री से और सहकारिता मंत्री से मेरी ये गुजारिश है कि इसको विशेष तौर से ध्यान दें और हर सहकारी समिति की पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जिससे सामने आएगा कि कौन कब तक किसने क्या क्या किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी कर्मचारी बैंक में और सहकारी समितियों में संविदा पे जो जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका केवल 5 साल तक का ही मतलब उनका कार्यकाल रहता है रिटायरमेंट के बाद, मगर जो आज 10-10, 15-15 साल हो गए वो जमे हुए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या है कि ये हटना नहीं चाहते हैं। जैसे कि आज केंद्र की आईडी ले लो या एसएसओ आईडी, ये जो भी है, खाद बीज वगैरह टोटल आइडिया हैं, तो वर्तमान रवि आचार्य के नाम से होते हुए भी वो केवल कैलाश मंडोरा अपने एक चेक पावर के हिसाब से ही सैलरी ले रहे हैं, जिससे समिति को सीधा सीधा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु बैंक की जो कर्मचारी या एमडी है, जो वर्तमान में भी अगर एमडी है, उन्होंने भी हमारा कोई सहयोग नहीं किया और वो बराबर इस सहकारी समितियों को घाटे में
पहुंचाने में उनका पूरा पूरा सहयोग है और पहुंचा रहे हैं। मैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही अपील करूंगा कि जितने भी संविदा कर्मचारी जो है, बैंकों में हो चाहे सहकारी समितियों में हो, जो 65 साल से ऊपर के हैं, उनको तुरंत हटाया जाए और उनकी निष्पक्ष पूरे कार्यकाल की जांच करवाई जाए। जो संविदा में उन्होंने कार्यकाल निकाला है उनकी जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सहकारी समितियाँ जो है वो कुछ अच्छी तरीके से चल पाए और किसानों का भला हो पाए। इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन लोन वगैरह में सब में इतने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं कि जिनकी कोई हद नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने शेयर का पैसा तक निकाल लिया, जो लोगों का पर्सनल पैसा होता है, बिना स्वीकृति के नहीं निकाल सकते, उन पैसों को भी इन्होंने निकाल लिया है। और लोगों के ऑफलाइन में लोन, खुद के परिवार के मेंबरों के लोन 18 में माफ़ होता है, फिर 19 में माफ़ होता है। बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में दोनों के वक्त में पूरा लोन माफ़ होता है, जबकि छोटे जो काश्तकार है या मझले काश्तकार है उनका केवल बकाया ब्याज तक भी उनका माफ़ नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये उन्हीं लोगों के लिए कर्जा माफ़ किया जाता है जो समर्थ है, या उनका माफ़ नहीं किया जाता जो असमर्थ है? इसकी पूरी जांच करवाई जाए और निष्पक्ष जांच करवाए। जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरी यही पूरी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। और मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री जी से बार बार अपील करूंगा कि इनका विशेष तौर से ध्यान दिया जाए और समितियों में जिनकी निजी संपत्ति ज़मीनें हो उस पर विकास करवाने के लिए बजट अलग से दिया जाए, ताकि समितियों में एक एक्स्ट्रा इनकम चालू हो और समितियां आगे बढ़ सके। इसके साथ ही मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा। हमारी समिति में जो समिति की निजी संपत्ति है, स्वास्थ्य विभाग के पास में 90/125 का प्लॉट है, जिस पे आगे निर्माण गोडाउन बना हुआ है और 2 दुकानें बनी हुई है जो किराए पे चल रही है, और पीछे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जिस पे 18/36 के 2 प्लॉट पूर्व पंचायत सरपंच ने काटे और पूर्व व्यवस्थापक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की जाती है तो उस पर पक्के निर्माण नहीं होते और उस पर कब्ज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से समिति की साख खराब हो रही है और समिति पे और लोग भी कब्ज़ा करने पे तुले हुए हैं। तो सरकार इसके लिए अलग से बजट देवे, जिससे उनकी 4 दीवारी बना के और उनको समिति अपने कब्ज़े में लेवे। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे खुद के पिताजी का जो लोन था उसका पैसा मैंने ब्याज जमा करवाया और बकाया पैसा माफ़ हुआ। उसमें पूर्व व्यवस्थापक ने 4,000 रुपये ब्याज के बकाया रखे, जिसके बाद एक बार फिर ऋण माफ़ी सरकार की तरफ से हुई, उसमें 4,000 रुपये हमारे माफ़ नहीं हुए और उनके परिवार के 3 मेंबरों के माफ़ हो चुके हैं 1.5 लाख रुपए। और हमारे जो पैसा 4,000 इन्होंने ब्याज लगाया, 1 महीने का किस हिसाब से लगाया, किस रेट से लगाया, और उसमें से बिना किसी की स्वीकृति के हमारे जो 4,000 रुपये शेयर के थे उसमें से 3,000 रुपये निकाल लिए गए। ये मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूँ, ऐसे कई सदस्य हैं जिनके पैसे बिना स्वीकृति के निकाल लिए, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, रोने धोने वाला नहीं है, और उनकी हालत इतनी ख़राब है, बेचारे न मालूम कहाँ कर्जा कर करके और पैसा उसमें जमा करा रहे हैं। और ये लोग इस तरीके से उनका खून पसीने का पैसा निकाल लेते हैं जिनका किसी को पता ही नहीं चलता है और न सरकार ध्यान देती है। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि उनकी सारे संपूर्ण शेयर की, लोन की पूरी जानकारी करवाई जाए और जांच निष्पक्ष हो, ईमानदार IAS से हो, IAS अधिकारी जो हो उससे करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। जगदीश चंद्र टेलर ने सेवानिवृत्त व्यवस्थापक कैलाश चंद्र मंडोरा पर जो आरोप लगाए, तो हमने उसकी पुष्टि करने के लिए पूर्व व्यवस्थापक कैलाश चंद्र मंडोरा से दूरभाष पर संपर्क किया और उनसे मिलकर अपने पक्ष में सफाई देने को कहा। तो उन्होंने पहले तो हमीरगढ़ में मिलने का समय दे दिया और बाद में उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। भीलवाड़ा से प्रेम सूडिया की खास रिपोर्ट। तो साथियों, आपने पूरा मामला ध्यान से सुना होगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दें।
धन्यवाद।